ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ईरान के खिलाफ 3000 ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, इजराइल के खिलाफ ये मिसाइलों का परीक्षण एक्चुअली वो इजराइल को संदेश देना चाहता है। और ये पहले से दुनिया जानती है कि ईरान मिसाइलों के मामले में एक बहुत बड़ी शक्ति है। इजराइल के खिलाफ ईरान की एक घातक तैयारी है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण किया। ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। हालांकि इसके नंबर को लेकर हमेशा अलग अलग तरीके की बातें आती हैं। ईरान ने किया बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण। ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ईरान के खिलाफ 3000 ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, इजराइल के खिलाफ ये मिसाइलों का परीक्षण एक्चुअली वो इजराइल को संदेश देना चाहता है। और ये पहले से दुनिया जानती है कि ईरान मिसाइलों के मामले में एक बहुत बड़ी शक्ति है। इजराइल के खिलाफ ईरान की एक घातक तैयारी है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण किया। ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। हालांकि इसके नंबर को लेकर हमेशा अलग अलग तरीके की बातें आती हैं कि नंबर्स कितने हैं, लेकिन सर ये तो है, मैसेजिंग तो है। मैसेजिंग तो बहुत अच्छा। देखिए, इसकी जो रेंज है 2000 किलोमीटर की है और इसकी जो पेलोड कैरी करेगा 1.5 टन का है, 1500 केजी का। तो ये बहुत बड़ा है और इसलिए चिंता का बहुत बड़ा विषय है। इसके पहले इनके जो इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इतने बड़े रेंज में 2000 का रेंज नहीं था। इसके पहले 1400 1500 का था, ये 2000 किया है। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय इजराइल के लिए भी। भले ही इजराइल ने अभी और भी आयरन बीम नहीं, तो उसने बहुत एट्रिशन झेला भी था। ये राइजन लाइन के समय भी आखिर के दिनों में खासतौर से ईरान ने जिस तरीके से पलटवार, बड़ी अच्छी बात की कि इनके जखीरे का पता नहीं है। 3000 का नंबर शुरू से चल रहा है। जब लड़ाई शुरू हुई थी 2023 से अभी तक वो चल रहा है, मगर ये बनाते रहे हैं। और इसके बीच में जब लड़ाई खत्म हुई थी, उसके बाद चाइना से 3 एयरक्राफ्ट, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट वहां पहुंचे थे। और कहा तो ये भी जाता है कि रशिया का भी एयरक्राफ्ट पहुंचा। और ये मिसाइल मटेरियल लेके ही पहुंचे हैं। और इजराइल में तैनात किया गया आयरन बीम लेजर डिफेंस सिस्टम। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने किया ऐलान लेजर डिफेंस सिस्टम के ऑपरेशनल होने का ऐलान। लेजर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल बहुत ही सस्ता, ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट सबको एक हमले में तबाह कर देगा। ये लेजर डिफेंस सिस्टम आयरन बीम, ये कहा जा रहा है सर आने वाले दिनों में सुरक्षा के लिए ये एक बड़ी घातक चीज है जो अब हो जाने वाली है। इसमें संघनित होकर जो लेजर की ऊर्जा है किसी चीज पर पड़ेगी और उसको पिघला देगी, और ये बड़ा खतरनाक होने वाला है। क्या ये वाकई एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट वाली बात है? टोटल इसका एक शॉट जब करते हैं, एक शॉट उसका केवल दाम आता है $3, $3 से $5। जब आप एक मिसाइल करते हैं तो $50,000 का खर्चा। ये तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होगा सर। बहुत कॉस्ट इफेक्टिव। और फिर एडीएस का पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा इसके। ये जो बीम है यूके ने बनाया, भारत भी इसके आगे में काफी आगे निकल चुका है। जो हमारा आ रहा है ना 3.5 से 5 किलोमीटर, हम तो तो अच्छा, ये रेंज का मसला है। बिल्कुल, इसमें नहीं, एक कैच है, एक बहुत बड़ा कैच है। टर्मिनल में होता है जब आ रहा है छोटे चीजों के लिए। अच्छा, जब मतलब प्रॉक्सिमिटी जब बहुत हो जाएगी, कम हो जाएगी, बहुत करीब आ जाएगा, तब आप मार सकते हैं। अच्छा, लेकिन बहुत बड़ा कैच है इसके अंदर। इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता बैड वेदर में, इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता पूर विजिबिलिटी में, इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता 10 किलोमीटर रेंज के बाहर। इसका मतलब है, आप सोचिए, ये क्लोज इन वेपन सिस्टम है। एक टारगेट है, सिर्फ उसी को डिफेंड कर सकता है। अगर पूरे इजराइल को, चाहे वो हाइफा पोर्ट है, तेल अवीव है, एयर बेसिस, अगर सब जगह पे इसको डिप्लॉय करना है, बहुत ही मुश्किल है। इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं वो साथ में आयरन डोम के साथ, लेकिन ये कितना इफेक्टिव होगा? मतलब हालांकि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। ये जो हाई वैल्यू टारगेट होंगे उसके आसपास डिप्लॉय किया जाएगा, ताकि ये बहुत क्लोज इन, मतलब ये वैसा हो गया जैसे पिस्टल है तो बड़ी इफेक्टिव, लेकिन फिर उसका ये लिमिटेशन भी है कि बहुत दूर मार नहीं कर सकते। नहीं, देखिए, जो जब आप एडी शील्ड, यदि आपका समय तो प्लीज देखिए, जब आप एडी शील्ड बनाते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम की शील्ड, जो आयरन डोम है, अभी उनके पास आयरन डोम है, उसके बाद एरो सिस्टम है, एरो 1, और उसके बाद डेविड स्लिंग है, उसके बाद एरो है। तो वो रेंज के अनुसार है। कोई चीज आ रही है, सब एक साथ नहीं फायर करते। हमने भी यूज किया, हमने तो जू भी फायर किया था अभी। मतलब ये जो पहले वाले हैं वो रिप्लेसेबल नहीं है, लेकिन ये एक और एडेड स्ट्रेंथ जुड़ गई, आप ये कह रहे हैं। और इसमें मेजर प्रॉब्लम क्या आती थी कि इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल होते थे, और इंटरसेप्टर इस्तेमाल होने के बाद उनकी कमी आती थी, और जो $50,000 से $80,000 का इंटरसेप्टर है, उसको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल होता था हाई इंटेंसिटी वॉर के अंदर। ये जो सिस्टम है, चाहे $2 से $5 का बीच का हो, लेकिन मेन थिंग क्या होती है, इसको कंटिन्यूअसली आप फायर कर सकते हैं, क्योंकि ये लेजर बीम है। इसमें कोई रिप्लेसमेंट करने की जरूरत नहीं है जब तक इसकी हीटिंग कंडीशंस की लिमिट्स ना आ जाए। और यूक्रेन में हथियारों की बड़ी खेप देने की तैयारी। यूक्रेन को हथियार भेजने जा रहा है अमेरिका। नेटो के फंड से यूक्रेन को हथियार देगा अमेरिका। यूरोपीय देशों ने दी हथियारों की खरीद को मंजूरी। यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम भी मिलने जा रहा है।
रूस के ड्रोन अटैक से रक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम। ये इसीलिए मैं कहता हूं, कई बार कहता हूं कि जब तक पूरी तरह स्मशान नहीं बना देंगे ये यूक्रेन को, तब तक हथियार देते जाएंगे। और आपने जो कहा कि जब तक लास्ट यूक्रेनी स्टैंडिंग है तब तक ये उस चिंगारी को हवा देते जाएंगे और पूरी तरह उसको स्मशान बना देंगे। इसीलिए एब्सोल्युटली। अब आप बताइए, उन्होंने $100 बिलियन की बात की है। हाँ, उनका पैसा लगेगा, जितने भी आपके यूरोपियन कंट्रीज हैं देने के लिए तैयार हों। उन्होंने एक बड़ी बात की है इसके अलावा ये देने का। अब कहते हैं कि आप लॉन्ग रेंज जो भी मिसाइल्स हैं आप यूज़ कर सकते हैं। इसके पहले किसी ने नहीं दिया था ये। वो तो सेंट पीटर्सबर्ग को मारने की बात कर रहे हैं, मास्को में आप मारिए। वो बढ़ावा दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं ना कि मैं तो बहुत नाराज हो गया पुतिन साहब से, सैंक्शन लगाएंगे कुछ होगा नहीं। आप करके देखो। जेलेंस्की को जिंदा रखना चाहते इसलिए जेलेंस्की की कब्र तो खुद गई। लेकिन इससे ज्यादा बेसिर पैर की लड़ाई नहीं हो ये नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। ना तो वो नेटो में गया, ना वो नेटो में जा पाएगा, ना मतलब इसी सपने के साथ लड़ाई शुरू हुई ना। तो वो जो कहते हैं कई बार यहाँ पे चुटकुले बनते हैं इस बात को लेकर कि यहाँ कई कौमें ऐसी हैं जो ये कह देती हैं कि देखो ये लाइन है बीच की खेत की मेरी, इस तरफ ये तेरा ये भैंस नहीं आनी चाहिए। उसने कहा ये ले गई मेरी भैंस, पैर रख के उसने कहा तो ले लड़ाई हो गई। ये तो उससे भी बेसिर पैर की लड़ाई है। ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, सभी दीवाने हो रखे हैं यहाँ पे, लेकिन सब चाहते हैं कि सिर्फ यूक्रेन लड़े ताकि लास्ट यूक्रेन तक वो लड़े, लेकिन हम रशिया को इकोनॉमिकली और मिलिटरीली वीक कर दें। और ओनली ज़ेलेंस्की चाहता है कि पूरी की पूरी विश्व जो है इसमें झुक जाए ताकि वो अपने आप बच के निकल सके। और अगली खबर यह है कि चीन के रक्षा मंत्री की अमेरिका को खुली धमकी। ताइवान के मामले में बाहरी देश का हस्तक्षेप मंजूर नहीं है, चीन ने कहा। ताइवान चीन का अटूट हिस्सा है, तीसरे के हस्तक्षेप का मुंहतोड़ जवाब देंगे। सवाल यह है कि ताइवान तक अमेरिका को यह कहने लगा है कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम खुद में सक्षम है। वैसे में चीन को आगे चाय से ज्यादा केटली गर्म क्यों हो रही है सर? देखिए, चीन लगातार इन चीजों को करता रहता है। हर उनको धमकाता है, वो उनको धमकाते हैं। जवान खर्चा तो करते, इसके अलावा वो ड्रिल श्रिल करता है, कभी उनके मेरिडियन लाइन को क्रॉस कर जाता है। मगर अभी तक तो हिम्मत नहीं हुई है उसको। ताइवान को कहते हैं पोकोपाइन है, वो पोकोपाइन होता है ना कि आप उसके नजदीक जाइएगा। बिल्कुल। तो उन्हें पोकोपाइन की तरह अपने को तैयार किया है। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये मिलिटरली तो नहीं लेंगे मगर पॉलिटिकली ले सकते। भारत ने जब ये कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया है, इसको बंद नहीं किया है, इसके पीछे एक मकसद था। भारत ये जानता है कि पाकिस्तान वो टेढ़ी पूंछ है जो कभी सीधी हो नहीं सकती। फिर से उसी तरह की खबरें आने लगी हैं पाकिस्तान से और बहुत जल्द ऑपरेशन सिंदूर का अगला हिस्सा, अगली किश्त भारत को जारी करनी पड़ सकती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जरा ये खबर देखिए। उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दूं, मेरे साथ जनरल सिन्हा जुड़ चुके हैं, कॉमोडोर बहल मेरे साथ यहां मौजूद है। बहुत स्वागत है सर आपका। आइए पहली खबर आपको दिखाता हूं। पाकिस्तान के पेशावर में आतंकी संगठन जैश करने जा रहा है बड़ा कार्यक्रम। 25 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम की पाकिस्तान में खूब चर्चा हो रही है। रैली मसूद अजहर के भाई यूसुफ अजहर की याद में की जाने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया मसूद का भाई यूसुफ अजहर रैली के जरिए नए आतंकियों की भर्ती करने में जुटा हुआ है जैश ए मोहम्मद। जैश ने रैली का नाम इस्लाम की जमीन का रक्षक रखा है कि हम इस्लाम की जमीन के रक्षक हैं। डूब मरना चाहिए वहां की फौज के खुद को वर्दी और वहां की फौज में रखने वाले लोगों को, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम यहां की जमीन के रक्षक हैं। तो फिर सवाल यह है कि वहां की फौज कर क्या रही है। जैश ए मोहम्मद एक रैली करने जा रहा है जिसमें लोगों को जोश में भरेगा, रेडिकलाइज करेगा, बच्चों को उसमें रिक्रूट करेगा, उनका ब्रेन वॉश करेगा और इंडिया के अगेंस्ट खड़ा करने की कोशिश करेगा। और भारत के लिए एक बार फिर से टारगेट प्रैक्टिस का भारत को मौका मिलेगा। लेकिन सवाल यह है सर कि एक बार फिर से अपने जो ध्वस्त स्ट्रक्चर से उनको ये खड़ा कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर ये अब रिक्रूट कर रहे हैं, कुछ एक स्ट्रैटेजीज इन्होंने बदली हैं। अब पीओके के साथ साथ केपीके में भी अपने ठिकाने बना रहे हैं। बहुत कुछ ये पहले से अलग कर रहे हैं ताकि अब ये सर्वाइव कर सकें और अपनी दुकान को आगे भी चला सकें। हमारी काउंटर स्ट्रैटेजीज क्या चल रही होंगी? देखिए, हमारी काउंटर स्ट्रेटजी तो वेरी क्लियर है। आपको गैदर ऑफ इंफॉर्मेशन रखने हैं और उनके इरादे को पढ़ना है। मेरे अनुसार जो मेरी आकलन कहती है, मैं क्या कह रही है मैं नहीं जानता, डायरेक्टली मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है, मगर आप जब इकट्ठा करते हैं इन सबूतों को, लेकिन इनको इतना पनपने क्यों देना, इतना इनको आगे बढ़ने क्यों देना? ये जो मैं माफ कीजिए बीच में आपको इसलिए रोक रहा हूं कि सीडीएस ने जो ये बात तभी कही है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने बहुत सारे सबक लिए और उसको इंप्लीमेंट करके हम और पुख्ता होंगे। तो ये भी तो एक सबक है कि इतना आगे बढ़ने ही मत दो, निप इन द बड करो।